हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज हम करने जा रहे हैं बेलेनोग्लॉसस और टंग वर्म और एकॉन वर्म। ठीक है, तो ये जो एनिमल है बेलेनोग्लॉसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ओके, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिव लिंक है। और जितने भी कनेक्टिंग लिंक होते हैं, जितने भी एनिमल इस तरह से स्टडी किए जाते हैं जिनमें दो ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, वो सारे आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वे सारे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। इसे कहां पर रखा गया है? इसे फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है और फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा में ही आता है। हेमीकॉर्डेटा का मीनिंग ही यहाँ पे है कि ये आधा कॉर्डेटा है और आधा नॉन कॉर्डेटा है, हाफ कॉर्डेटा है। हाफ कॉर्डेटा क्यों है? कौन कौन से कॉर्डेट्स कैरेक्टर होते हैं? कॉर्डेट्स कैरेक्टर होते हैं नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। बट इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है उससे हम क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली बिल्कुल जो एग्जैक्ट नोटोकॉर्ड होती है कॉर्डेटा की वैसी नहीं होती है, इसके ऊपर शीथ प्रेजेंट होती है, तो इसे हम नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो जो कॉर्डेटा होता है उसके अंदर कौन सी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है? इसमें से सिर्फ डॉर्सल प्रेजेंट होती है, वेंट्रल नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है ये नॉन कॉर्डेटा का कैरेक्टर है। और इसके अलावा इसमें बेलेनोग्लॉसस में प्रेजेंट होती हैं गिल स्लिट्स। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर्स कैसे हैं इसके? कुछ कैरेक्टर्स कॉर्डेटा के हैं और कुछ नॉन कॉर्डेटा के हैं। कुछ बुक्स में भी आपको ये क्लासिफिकेशन ऐसा मिल जाएगा जिसमें बेलेनोग्लॉसस को नॉन कॉर्डेटा में भी रखा गया है। बट जो हमारी हायर लेवल की बुक्स होती हैं या अच्छी बुक्स होंगी उसमें आपको फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही ये मेंबर मिलेगा। क्लास क्या है? इंटरप्न्यूस्टा, फैमिली टाइकोडेरिडी, जीनस बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस को और क्या बोल रहे हैं? टंग वर्म बोलते हैं, या इसके अलावा हम इसे एकॉन वर्म भी बोलते हैं। टंग वर्म क्यों बोलते हैं इसे? टंग वर्म बोलते हैं क्योंकि इसका जो आगे का हिस्सा होता है, जब हम अभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी हम करेंगे तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो आगे का हिस्सा इसका होगा वो टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे ह्यूमन की टंग होती है मस्कुलर सी, वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। और एकॉन वर्म क्यों बोलते हैं? एकॉन वर्म का मीनिंग होता है रेतीली कीड़ा। क्यों? ये रेत में रहता है, बरो बना करके रेत के अंदर रहता है, इसलिए हम इसे रेतीली कीड़ा बोलते हैं। ओके, और हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ मिलता है? ये अभी मैंने बताया रेत में मिलता है। रेत में कहां पर? जो समुद्र का पानी होता है, जो छिछला पानी होता है, बीचेस जो होते हैं समुद्र के किनारे किनारे, वहां पर ये बरो बना करके रहता है। और इसकी बरो, ये एक स्ट्रक्चर है उसकी बरो का, जिसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है आपका। तो ये ट्यूबिकुलस होता है, यानी ट्यूब में रहता है। बरोइंग होता है या बरो में रहता है। उसकी बरो का शेप क्या है? यू शेप्ड बरो होती है, यू शेप्ड बरो में रहता है। और ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम्स में, जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। हमने एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं है, बट इतना इजी एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से इसे थ्योरी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम इसकी बरो या यू शेप जो इसका घर है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दो लिम्स होते हैं या दो हिस्से होते हैं। एक ये इस तरफ का हिस्सा होता है जिसमें जिस तरफ इसकी एनस होती है। ठीक है, पिछला हिस्सा इस तरफ को होता है और जो माउथ वाला हिस्सा होता है वो इस तरफ को होता है। जिधर माउथ होता है उधर इसमें फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कीप के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फनल ओपनिंग फॉर एंटीरियर एंड। एंटीरियर मतलब आगे के हिस्से के लिए। ठीक है, और ये पीछे के हिस्से के लिए। यहाँ पे क्या है? एनस है। और एनस से क्या निकलता है? एक्सक्रीटा निकलता है, फीकस निकलता है, फीकल मटेरियल निकलता है। ठीक है, तो जितना भी फीकल मटेरियल निकलता है वो यहाँ पे जो ये इसकी ओपनिंग होती है वहीं पे पाइल की तरह, ढेर की तरह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है यू शेप का। और ये बरो बनाकर जब रह रहा है रेत में, तो रेत तो इतनी हार्ड होती नहीं है कि ये बरो बनी रहे, तो उसके लिए इसकी बॉडी से क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस सिक्रीट होता है।
वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हम अभी आगे इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी कर लेंगे। म्यूकस सिक्रेट होता है इसकी बॉडी से, जिसकी वजह से जो इसकी सतह होती है, इसकी बरों की सतह चिकनी हो जाती है और थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और ये आराम से बरो बनी रहती है। इसकी बरों का साइज क्या होता है, जो इसका ये वाला लिम्ब होता है, ये वाला जो लिम्ब है इसका, ये 50 टू 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसका, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये 10 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे हमने इतनी बात कर ली कि ये जो बरो होती है इसकी, ये इतनी लॉन्ग होती है या इतनी शॉर्ट होती है, बट मैंने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि ये जो इंसेक्ट है बेलेनोग्लॉसस, सॉरी इंसेक्ट नहीं है, ये एक एनिमल है बेलेनोग्लॉसस, जो जिसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर तक होती है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर तक होती है, डिपेंड ऑन द स्पीसीज। और इसकी अराउंड 20 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती हैं। ओके, कितनी स्पीसीज होती हैं? 20 स्पीसीज होती है। सबसे लॉन्गेस्ट स्पीसीज इसकी जो है वो है बेलेनोग्लॉसस गिगास। अब आगे देख लेते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, पूरी तरह से मरीन वाटर में ही मिलता है ये, और शेलो वाटर में मिलता है, यानी छिछले पानी में मिलता है। जो बीचेस का एरिया होगा ये वहां आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से ये दिखता कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है। सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं, 3 पार्ट्स में हम इसकी बॉडी को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका प्रोबोसिस, दूसरा होता है कॉलर जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं, और थर्ड होता है हिपैटिक रीजन, ठीक है। ये ट्रंक, इसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। ट्रंक वाला रीजन होता है थर्ड, जिसे हम मेटासोम बोलते हैं। इसकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है, जो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, जैसे हम केचुआ देखते हैं अर्थवर्म, उसी के टाइप की इसकी बॉडी होती है, या ये कह सकते हैं वर्म लाइक बॉडी होती है। सॉफ्ट है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है, बेलन के जैसी होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यानी अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ये रिचली सीलिएटेड है, ठीक है। बॉडी इसकी रिचली सीलिएटेड है, और इसके सीलिया इसको हेल्प करते हैं लोकोमोशन और फीडिंग में, ठीक है। लोकोमोशन एंड फीडिंग में हेल्प करते हैं इसके सीलिया। ये बहुत ही स्लगिश एनिमल होता है। स्लगिश मीन्स क्या होता है? बहुत ही सुस्त एनिमल होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, पड़ा रहता है अपनी बरो के अंदर। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक भी मिलता है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है जिसमें बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि लाइट पड़ने पर या लाइट के एब्सेंस में भी चमकते हैं, या आपकी स्किन थोड़ा सा शाइनी दिखती है। जो ये एनिमल है इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करते हैं। लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये हम देख चुके हैं। प्रोबोसिस पहला पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये प्रोबोसिस की वजह से ही हम इसे टंग वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोबोसिस का स्ट्रक्चर देखो हमारी टंग के जैसा है, और ये बहुत ही ज्यादा मस्कुलर पार्ट होता है इसकी बॉडी का। तो इसमें देख लेते हैं, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, मस्कुलर है, एंड इसके अंदर एक सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम प्रोबोसिस सीलोम बोलते हैं। एंड इस जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में ही स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो इसकी नोटोकॉर्ड है वो इसी में प्रेजेंट होती है, हार्ट इसी में प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसका एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। ये सभी इसके प्रोबोसिस वाले पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कॉलर। कॉलर मिडिल पार्ट है, ये बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है लेंथ में। इसमें माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ कहाँ पर? इसके वेंट्रल पार्ट पे, ठीक है। यहाँ मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये डोर्सल व्यू, आप समझ सकते हो, डोर्सल व्यू है। इसके वेंट्रल पार्ट पे एक बिग माउथ प्रेजेंट होता है, और कॉलर में 2 सीलोमिक कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। अभी हम आगे सीलोमिक कैविटीज की बात करेंगे भी। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक इसका जो रीजन होता है ये बहुत ज्यादा वास्ट रीजन होता है, बड़ा रीजन होता है। तो ट्रंक इलोंगेटेड पोस्टीरियर पार्ट है, और जो इसकी बॉडी है वो फोल्डेड होती है। फोल्ड्स की वजह से क्या होता है, इसमें रिंकल्स दिखते हैं, सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखती है, रिंकल्ड अपीयरेंस होता है बॉडी का। और ट्रंक फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ब्रोंकियोजेनाइटल रीजन। जो ये ब्रोंकियोजेनाइटल रीजन है, ये ब्रोंकिया वर्ड किस चीज से रिलेटेड होता है, इतना तो बायोलॉजी आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, सब पता है।
रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। दूसरा जो जेनाइटल रीजन है ये किससे रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन, ओके। रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो इसका ट्रंक का एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें गिल्स एंड गोनैड्स दोनों प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो हिपैटिक रीजन है, इसमें हिपैटिक सीकी भी प्रेजेंट होती हैं और ये डाइजेशन से रिलेटेड है। एब्डोमिनल रीजन सबसे लास्ट पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, फाइनल डाइजेशन होने के बाद में सबसे लास्ट में इसमें क्या होता है, एनस प्रेजेंट होती है, ओके। अब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो देख ली, बाहर से इसका अपीयरेंस कैसा होता है, कहां पर कौन से पार्ट्स हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इंटरनली बेलेनोग्लॉसस जैसे कि सभी में होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होगी, उसके नीचे फिर मसल लेयर होगी, देन एंडोडर्मिस या फिर पेरिटोनियम होगी, ठीक है। तो वही होंगे इसमें भी सेम स्ट्रक्चर, लास्ट पेरिटोनियम होगी इसमें, इन्हीं को स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे क्या क्या सिक्रिएट होता है वो भी हम देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर सॉफ्ट है, बेलेनोग्लॉसस सॉफ्ट है, सिलिएटेड है और 3 लेयर से बना हुआ है। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये सिंगल लेयर से बनी हुई होती है और एपिडर्मिस में सबसे ज्यादा जो सेल्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग थिन एंड कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फर्दर 2 टाइप की हैं। फर्स्ट कैसी है, सबसे ऊपर इसमें सीलिया प्रेजेंट होती हैं, तो सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स होंगी। अभी मैंने बताया ना इसकी पूरी बॉडी सीलिया से ढकी रहती है, सीलिएटेड एनिमल है। तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस में सीलिएटेड कॉलमनार सेल प्रेजेंट होती हैं और जो कि मेन पार्ट है एपिडर्मिस का। इसके नीचे प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड सेल्स, क्योंकि इसको अपनी बरो में म्यूकस सिक्रीट करता है ये, तो उन्हीं ग्लैंड से इसमें म्यूकस सिक्रीट होगा। तो पहली कौन सी ग्लैंड सेल है, गॉबलेट सेल्स, और दूसरी रेटिकुलेट सेल। इसके अलावा 2 सेल्स और प्रेजेंट होती हैं इसमें, और ये दोनों सेल्स, ये जो गॉबलेट सेल एंड रेटिकुलेट सेल्स हैं, इन दोनों से ही म्यूकस सिक्रीट होता है, बस दोनों का शेप अलग अलग है। गॉबलेट सेल्स फ्लास्क शेप्ड है और रेटिकुलेट सेल्स लॉन्ग सेल्स हैं। नेक्स्ट 2 कौन सी हैं, ग्रैनुलर ग्लैंड सेल्स या मलबेरी सेल्स भी उन्हें बोलते हैं। मलबेरी देखा ही होगा, शहतूत देखा होगा आप लोगों ने, तो उसका स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसे ही ये दिखने में लगती हैं, लॉन्ग होती हैं और कोर्स साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या सिक्रीट करती हैं, एमाइलेज, ठीक है, ये एमाइलेज सिक्रीट करती हैं। सबसे नीचे इसमें प्रेजेंट होती हैं न्यूरो सेंसरी सेल्स, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रोबोसिस में थिक नर्वस लेयर्स होती हैं और बाइपोलर एंड क्वाड्रिपोलर नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट मसल्स देखेंगे। मसल में हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो तीनों ही पार्ट का मस्कुलेचर इसमें डिवाइड किया गया है। प्रोबोसिस मस्कुलेचर, कॉलर मस्कुलेचर एंड ट्रंक मस्कुलेचर, ठीक है। और इन तीनों में ही एक कॉमन बात है, सभी में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तीनों में ही लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर हैं। सिर्फ प्रोबोसिस में सर्कुलर मसल फाइबर भी प्रेजेंट है, कॉलर मस्कुलेचर में डायगोनल फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 चीजें आपको लर्न करनी है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल सभी में प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल लेयर प्रोबोसिस में, एंड डायगोनल फाइबर्स एंड सर्कुलर फाइबर्स दोनों ही किसमें प्रेजेंट होते हैं, कॉलर मस्कुलेचर में। कॉलर मस्कुलेचर में तीनों ही टाइप के मसल्स प्रेजेंट हैं। ट्रंक में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर प्रेजेंट है। देन आती है आपकी पेरिटोनियम या सीलोमिक एपिथेलियम, जो सीलोम की तरफ से अगर हम बॉडी देखेंगे तो सबसे पहले पेरिटोनियम पड़ती है, तो सीलोमिक एपिथेलियम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इन सारी वॉल्स का, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, सेंस ऑर्गन की तरह काम करती हैं, बाहर ठंडा है, गर्म है या टच को फील करना, ये सब सेंस करने का काम इसी वॉल का होता है। प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है इस एनिमल को ये। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम तीनों जगह प्रेजेंट है, प्रोबोसिस में भी सीलोम है, जो सिंगल सीलोम है वो प्रोबोसिस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कॉलर सीलोम, कॉलर में दो सीलोम प्रेजेंट है जिसे हम मीजोसील कहते हैं। ट्रंक में
मेटासील प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोबोसिस की सीलोम को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम प्रोटोसील बोलते हैं। और ये मस्कुलर पार्ट है, पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। प्रोबोसिस कैसा है? मस्कुलर पार्ट है जिसमें मैक्सिमम मसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज भरा रहता है। ठीक है, तो जो इसका मैक्सिमम एरिया है वो मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू से ऑक्युपाइड है। फ्यू स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस पहले ही बताया मैंने, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सेंट्रल साइनस और हार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कैसे होता है इसमें, या फिर इसका फूड क्या होता है? बेलेनोग्लॉसस एक सिलियरी फीडर है, सिलिया बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, सिलिया की हेल्प से ये जो अपने फूड है वो माउथ तक लेके जाता है, इसलिए इसे सिलियरी फीडर भी बोलते हैं। फूड इसका क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें खाने के लिए कहीं नहीं जाता है, जो सी वेव्स होती हैं उनके साथ में ही जो ऑर्गेनिक मटेरियल या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं इसकी बरो के पास में या बरो के अंदर, उन्हीं को ये खाता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा कुछ खास नहीं है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे आगे आता है माउथ, देन बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। और इन पांचों पार्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेरिंग्स वाला रीजन, जिसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, बाकी सारे ऐसे ही आपके, जिससे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें एंटीरियर ओपनिंग क्या हो गई? माउथ, एंड पोस्टीरियर ओपनिंग क्या हो गई? एनस होती है। बिटवीन द माउथ एंड एनस एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। कौन कौन से? माउथ, माउथ के बाद बक्कल ट्यूब, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ एंड एनस के बीच में कितने पार्ट्स हैं? बक्कल ट्यूब या बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। इसमें सबसे पहले फूड माउथ के थ्रू कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा। बक्कल कैविटी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 रीजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, दूसरा डाइजेस्टिव पोर्शन होता है या डाइजेशन से रिलेटेड होता है। और इसके अंदर क्या होता है? पैराब्रैंकियल रिजेस होती हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसमें ब्रैंकियल रिजेस भी होंगी और कंस्ट्रिक्शंस भी होंगे। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या होता है? फेरिंग्स इनकम्प्लीटली 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है, 2 अलग अलग पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है? ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये डॉर्सल पार्ट होता है, ऊपर की तरफ होगा, डॉर्सल रीजन में होगा। और जो डाइजेस्टिव पोर्शन होता है फेरिंग्स का, वो वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है और डाइजेशन से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से जो फेरिंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने की वजह से इसका जो डाइजेस्टिव पार्ट है या रेस्पिरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कम फूड करंट। ओके, रेस्पिरेटरी कम फूड करंट। देन फूड फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस के बाद में इंटेस्टाइन में जाएगा और इसके अंदर हिपैटिक रीजन एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन प्रेजेंट होंगे। सारा डाइजेशन होने के बाद एनस के थ्रू, आपने अभी देखा था, बरो के बाहर पाइल की तरह इकट्ठा कर देगा अपना ये एक्सक्रीटा या फिकल मटेरियल। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कभी कभी पूछे जाते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में। इससे अगर बेलेनोग्लॉसस से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें जो हमने कवर किए हैं? जिसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसा होता है? ओपन होता है या क्लोज होता है? तो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप को हम लेकुनार टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस का ओपन एंड लेकुनार टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्लोमेरुलस होता है, और या इसी को हम प्रोबोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। और यह कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे बॉडी के सबसे एंटीरियर पार्ट प्रोबोसिस में ही। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस। नर्वस सिस्टम बेलेनोग्लॉसस का प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेंस ऑर्गन भी जो होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में अब जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा। अब वो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा उसके एग के साइज पर। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग अगर स्मॉल साइज का है, छोटा है, तो इनडायरेक्टली डेवलप होगा। इनडायरेक्टली डेवलप होने का मतलब उसमें एक लार्वल स्टेज आएगी, जिस लार्वल स्टेज में बाद में क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगी, तब जाकर के एडल्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, या एडल्ट बनेगा। ठीक है,
तो इसमें कौन सा लार्वा होता है? टॉर्नेरिया लार्वा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, टॉर्नेरिया लार्वा बहुत पूछा जाता है। किसका लार्वा है? ये बेलेनोग्लॉसस का लार्वा है। और अगर लार्ज फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे तो वो डायरेक्टली डेवलप होंगे, डायरेक्टली बेलेनोग्लॉसस बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बेलेनोग्लॉसस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन से बेलेनोग्लॉसस में? हर स्पीसीज में नहीं प्रेजेंट है, बेलेनोग्लॉसस कैपेंसिस में प्रेजेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बेलेनोग्लॉसस में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन क्या होता है? जैसे आपके घर में लिजर्ड होती है, उसकी पूंछ टूट जाती है और वो फिर से उग जाती है, वही होता है रीजनरेशन। कोई बॉडी पार्ट अगर कट गया तो उससे दोबारा से बन जाना रीजनरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आज अब नेक्स्ट हम लेक्चर के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी ही। अभी तक मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ये लेक्चर आपको अपलोड करने में, क्योंकि ड्यू टू द सर्जरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।